कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अक्सर हम हिमालय को एक ऐसी अभेद्य दीवार मान लेते हैं जिसे पार करना असंभव था, जो कि एक मिथक है। हाँ, बाशम इस पुरानी धारणा को बहुत ही तार्किक ढंग से तोड़ते हैं। उनका मानना है कि हिमालय ने भारत को अलग थलग जरूर किया, लेकिन उसे दुनिया से पूरी तरह काटा नहीं। उत्तर पश्चिम में मौजूद ऊंचे और दुर्गम दर्रे जैसे खैबर और बोलन दर्रा। बिल्कुल, ये दर्रे हमेशा से सक्रिय रहे। इन्हीं रास्तों से सदियों तक व्यापार होता रहा, संस्कृतियों का आदान प्रदान चलता रहा। व्यापारी, खानाबदोश कबीले और यात्री इन्हीं रास्तों से भारत आते थे। और इस बिंदु को हम विगत वर्षों के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न से जोड़ सकते हैं। 2018 के जीएस पेपर 1 में पूछा गया था कि भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए। तो ये सभी यात्री, चाहे वो फयान हों या ह्वेनसांग या बाद में आने वाले अरबी यात्री, ये सब इन्हीं भौगोलिक संपर्कों के माध्यम से भारत पहुंचे। हाँ, और बाशम ये भी रेखांकित करते हैं कि कैसे इसी संपर्क के कारण इस देश को वो नाम मिले जिनसे आज हम इसे जानते हैं। ये तो बहुत ही रोचक कहानी है। प्राचीन काल में स्थानीय स्तर पर तो इस भूमि को जम्बूद्वीप या भारतवर्ष कहा जाता था, है ना? बिल्कुल, लेकिन जब उत्तर पश्चिम से ईरानियों यानी पर्शियंस का प्रवेश हुआ तो वो सिंधु नदी के पार की भूमि को उस नदी के नाम से पुकारना चाहते थे। लेकिन भाषा के उच्चारण भेद के कारण सिंधु शब्द उनके मुंह से हिंदू बन गया, और ईरानियों का ये हिंदू शब्द फिर यूनानियों तक पहुंचा, और यूनानियों के माध्यम से पूरे पश्चिमी जगत में ये इंडिया के रूप में प्रचलित हो गया। मतलब एक विशाल सभ्यता की पहचान उसकी सीमा पर बहने वाली एक नदी के नाम पर तय हो गई। बाहरी संपर्कों का प्रभाव सचमुच बहुत गहरा था, और ये प्रभाव केवल एक नाम तक सीमित नहीं था।